सो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट है, तो फर्स्ट उसमें प्लानिंग है। ओके, तो प्लानिंग में क्या है कि आपका जो पास्ट हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपका फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या कर रहे हो। ओके, तो उसमें थोड़ा आपको ऐड करना है। ओके, फ्यूचर में पॉसिबल अभी जो आप कर रहे हो तो उससे कुछ फ्यूचर में कुछ डबल या 4 टाइम्स होने वाला नहीं है। ओके, अभी जो कर रहे हो वही होने वाला है फ्यूचर में, बट उसको आपको अच्छी तरह करोगे तो थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो आपको फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करना है। ओके, आपको यानी जैसे हम सपने देखने नहीं है कि मेरा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, जो आप कर रहे हो आज वही फ्यूचर में होने वाला है, बट उसको आज आज जैसे आप फ्यूचर का अभी फ्यूचर में आपको जो चाहिए। ओके, जो चीज आपको चाहिए तो उसको हासिल करने के लिए आपको आज से ही चेंज करने पड़ेंगे अपने में। ओके, तो जो भी आपका गोल है फ्यूचर का, ओके, तो उसको अभी से आपको सेट करना है और उस तरह से आपको काम करना है। सिर्फ सपने देखने से कुछ होता नहीं है। ओके, जब भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे प्लानिंग को, तो प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा और आपको उसमें कुछ मिलने वाला नहीं, नुकसान ही होगा। ओके, तो पहले प्लानिंग करना है कि भाई आप जो आज कर रहे हो आप वही कर सकते हो, उससे आगे कुछ आप नहीं कर सकते। ओके, बट उसको सही तरह से एक बेटर वे में करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ अच्छे मिलेंगे। ओके, तो वो आप कर सकते हो। बाकी फ्यूचर में आप सोचोगे कि मेरा ये हो जाएगा, मैं वो बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि डे बाय डे जो कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आप जो सोच रहे हो उससे आपको 4 गुना काम आज करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो गोल है वो अचीव होगा, क्योंकि कंपटीशन फ्यूचर्स में बढ़ने वाले हैं, मुश्किलें बढ़ने वाली। ओके, ये सोच के आपको आगे जाना है। ओके, तो जो प्लानिंग आप सोच रहे हो वो आपको फैक्ट देखना है, हम्बक सपने नहीं देखना है, जो हो सकता है वही आपको रखना है वहाँ पे प्लानिंग में। ओके, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फोरकास्ट करना है आपको, आपका जो गोल है उसको उसको अभी से आपको देखना है कि ये मेरे को चाहिए। ओके, तो इसमें और वो चाहिए, वो क्या चाहिए, वो हम्बक नहीं कि मेरे को भी मेरे 10 बंगले हो जाएंगे, मेरी 50 गाड़ी आ जाएगी, वैसा नहीं। ओके, बराबर है, जो आप अचीव कर सकते हो वैसा वैसा आपको फोरकास्ट करना है। ओके, जैसे एग्जांपल कि आपका अभी तो आप पढ़ाई चल रही हो। ओके, तो पढ़ाई में आप अचीव कर सकते हो कि भाई नहीं, 12th में मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मेरे को एटलीस्ट 70% चाहिए। ओके, वो आप कर सकते हो। ओके, पर वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी जो एवरेज है आपकी जो 60% है, 70% वॉट एवर। ओके, तो उसमें आप 10% इंक्रीज कर सकते हो। जब जो बच्चा है वो उसको आता है 40%, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को 90% चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, वो एक सपना है। ओके, वो सपना नहीं हो सकता साकार। ओके, तो जो अचीव, हाँ, आपके 40% है, आप सोचो कि मेरे को 60-70 आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो वो उसके लिए आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 60-70 पे पहुंचोगे। ओके, बराबर, और अराउंड 60 रहोगे आप। ओके, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक एवरेज होती है, तो एवरेज के आसपास ही वो रहता है। ज्यादा मेहनत करेगा तो वो 10% 15% वो अंदर जंप ले सकता है, बट हर एक स्टूडेंट की जो एवरेज होती है वो एवरेज के आजू बाजू ही घूमता है। ओके, जिस स्टूडेंट्स की एवरेज 60 है, वो बहुत ही मेहनत करेगा, 4 गुना मेहनत करेगा, तो उसका 60 से 75 हो जाएगा, और कुछ 90-95 होने वाला नहीं है। ओके, तो प्लानिंग भी ऐसा ही है, आपका जो अभी आज सेल है तो वही सेल फ्यूचर में रहने वाला है, कोई ड्रास्टिक चेंज आने वाला नहीं है। ओके, तो आपको जो फ्यूचर में चेंज, आपका फ्यूचर चेंज करना है, तो आपको आज से, इसी घंटे से, इसी इसी सेकंड से, इसी टाइम से आपको मेहनत चालू करनी है। ओके, यहाँ पे रियल लाइफ में कोई चमत्कार होते नहीं। ओके, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिस ओनली वन वे। ओके, और जो सक्सेस की स्टोरी बहुत लंबी होती है, शॉर्ट नहीं होती है, आपको यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। ओके, so management being with planning. Okay, the management always they are doing planning when in advance it is wisely considers that work who will do. तो यहाँ पे आपको एडवांस में सोचना है, काम कौन करेगा। ओके, कैसे करेगा, कब करेगा। ओके, ओके, एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, कितना एक्सटेंट तक वो काम कर सकता है। When work is to be finished for the achievement of predetermined objective, it is known as planning. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव करने के लिए आपको काम करना है उस तरह से। ओके, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, तो उसको प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फॉर थॉट्स इन द प्रेजेंट। ओके, यानी प्लानिंग क्या है कि आपको फ्यूचर का सोचना है अभी से, क्या कि देखो मैं अभी देखो 16 घंटे में 8 घंटे पढ़ूंगा। ओके, 1 घंटा खेलूंगा, 1 घंटा खाने में। ओके, ऐसे तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो, बराबर, दिस कॉल्ड प्लानिंग। ओके, प्लानिंग प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स इन द फ्यूचर। तो अभी देखो, आप प्लानिंग करोगे
तो आपको सपोज ऐसा भी हो सकता है कि भी फ्यूचर में इकोनॉमी डाउन हो सकती है, जैसे कोरोना अचानक आ गया। ओके ओके, कोरोना अचानक आ गया तो उसको अचीव करने के लिए उसको अभी ये जो इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है। ओके, तो इकोनॉमी डाउन हो गई, उससे क्या होता है कि इट्स इफेक्ट डायरेक्टली टू द बिजनेस। तो प्लानिंग आपको इस तरह से करना है कि ऐसा कोई एपिडेमिक आता है तो आपके बिजनेस को उसकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अभी सारे के सारे जितने भी बिजनेस सबको इफेक्ट हो रही है। ओके, बराबर। और आपको प्लानिंग ऐसा करना है कि ऐसा कुछ हो गया है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। ओके, तो ऑप्शंस आपको रेडी करना है। तो प्लानिंग से करोगे तो आपको क्या है कि फ्यूचर में डिफिकल्टी नहीं होगी। अदरवाइज आप प्लानिंग नहीं रखोगे कि तो आपको डिफिकल्टी होने वाली है। ड्यू टू प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस आर अंडरटेकन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ओके, तो प्लानिंग में आपको जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटी है आपको सिस्टमेटिक मैनर में आपको लेनी है। ओके, बराबर। नेक्स्ट वन, it therefore becomes easy to achieve objective when many alternatives are found at the time of defining objectives। ओके, तो यहाँ पे आपके पास alternate बहुत होंगे, ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। ओके, जब प्लानिंग करोगे तो उसमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेट आपको सिलेक्ट करना है और आपका ऑब्जेक्टिव लेस एफर्ट्स में अचीव हो, इस तरह से आपको करना है। ओके, आपका ऑब्जेक्ट प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग कैसे करना है कि आपके पास जो भी ऑप्शन है उसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है और उस पर काम करना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है वो आपने जो सिलेक्ट किया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको एक सही ऑल्टरनेटिव यूज करना है, उसके बेस पे आपको आगे काम करना है। Second one is organizing. Okay, organizing is a structure for the assignment of authority and responsibility amongst individuals working for the achievement of common objective। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है। ओके, उनको ऑथोरिटी भी देनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है कि भी तेरे को ये काम करना ही है। सेल्स मैनेजर को बोल दो कि तेरे को 5 लाख यूनिट तो सेल करनी है पूरे पूरे ईयर में। ओके, प्रोडक्शन वाले को बोल दो कि ये जो सेल करेगा उतना प्रोडक्शन तेरे को करना ही है किसी भी हाल में। तो वो उनको आप उनका टारगेट भी दे दो और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो। ओके, तो क्या अपना काम जो है वो खुद से वो करेंगे और खुद से प्लानिंग करेंगे। ओके, मैनेजमेंट को सिर्फ उनको बोलना है कि आपको इतना करना है। ओके, बराबर। तो वो अपना अपने आप वो प्लानिंग करेंगे। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपको जो भी आपके पास मैन पावर है। ओके, उनको ऑथोरिटी भी देनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है। ऑथोरिटी यानी उनके हाथ नीचे जो इंसान है तो उनसे उनको काम लेना है, उसमें मैनेजमेंट बीच में आएगा नहीं। कैसे करना है क्या करना है वो खुद देखेंगे वो। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपको इतना 5 लाख का सेल करना ही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हैं तो साथ साथ में क्या होता है कि ऑथोरिटी भी आ जाती है। तो वो अपने टीम में खुद सिलेक्ट करेंगे कि कौन बंदा क्या काम करेगा। ओके, उनके हाथ नीचे जितने भी एम्प्लॉयज है वो सेल्स मैनेजर खुद डिसाइड करेगा कि कौन क्या काम करेगा। ओके, तो मैनेजमेंट को सिर्फ उनको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, उनके जो मैनेजर्स हैं उनको सिर्फ। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा आर डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम्स है, ओके, प्लानिंग के थ्रू ही उसको डिसाइड किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट अचीव करने में पॉलिसी कौन सी यूज होगी, क्या क्या प्रोग्राम्स करेंगे तब जाके आपका ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मिलेगा आपको। ओके, while executing plan organization structure is form। ओके, तो आपने जो प्लानिंग किया है, ओके, तो उसको क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, कि जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए काम करेगा। The activities of a business are decided amongst different section and various group of people for the accomplishment of objectives। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस में आपका जो काम है वो डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट सेक्शंस में। ओके, और जो भी सेक्शंस में डिवाइड किया गया है वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स। ओके, अभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल सेल्स है तो सेल्स का जो है वो सेल्स टीम को दिया जाएगा और पूरी टीम है वो सेल्स अचीव करने में काम करेगी। ओके, उसके बाद जो है प्रोडक्शन। ओके, तो प्रोडक्शन को ये बोला जाएगा कि भी ये जो सेल्स करेगा उतना तेरे को गुड्स तैयार रखना है। ओके, बराबर। तो वो जो भी काम है ग्रुप ऑफ पर्संस के उनको वो काम सौंपे जाएंगे। ओके, और उनको काम करने टाइम पे किसी भी हाल में ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको अथॉरिटी भी देनी है लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको साथ में देनी है। ओके, amongst the section and group get clarified with the formulations of
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रुप में आपको डिवाइड करना है एक्टिविटी, ओके, जो भी आप काम दे रहे हो तो आपको ग्रुप पीपल में उसको डिवाइड करना है, ओके। तो हर एक बंदे के पास वो क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या काम करना है, ओके, उसका टारगेट क्या है उसको पता होना चाहिए, ओके। तो मैनेजमेंट में यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज है, वन बाय वन सारे एम्प्लॉय को अपना अपना काम पता होना चाहिए, अपने अपने टारगेट से पता होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पता होनी चाहिए, ओके। Issue like who will supervise, who will have authority and responsibility to work, interrelationship amongst the individuals, etc. ओके, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो काम क्या करेगा कि भाई किसको काम सौंपना है, कौन सुपरवाइजर बनेगा, किसको अथॉरिटी देंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क कौन ले रहा है, ओके। तो और इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जितने भी मैनेजर्स है, ओके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल होगा तो प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रोडक्शन, हाँ। तो यहाँ पे जो सेल्स मैनेजर है, ओके, और प्रोडक्शन मैनेजर है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, क्योंकि सेल्स कर रहा है तो प्रोडक्शन तैयार चाहिए, ओके। प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स कैसे करेगा वो बंदा, ओके। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैनेजर्स लेवल है, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो लॉजिस्टिक का हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम दिखता है, ओके। तो इन सबका एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम चलेगा। अभी क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना बंदों के बीच में, तो आपका सेल अच्छी तरह नहीं हो पाएगा, ओके। प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ ए बिजनेस यूनिट, while organization is the physical structure, ओके। तो प्लानिंग क्या, एक ब्रेन है कि सोच रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, ओके। और ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन है जो सोच रहा है, ओके, कि इस तरह से काम करना है, ओके। सीपीयू है अपना, ब्रेन ब्रेन, दिमाग दिमाग, ब्रेन ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, दिमाग दिमाग, हाँ। नहीं नहीं, दिमाग है वो, दिमाग, ओके। प्लानिंग क्या है, दिमाग है, ब्रेन है कि वो सोच रहा है कि इस तरह से काम करना है, ओके। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर है पूरा कि काम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ओके। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, ओके। प्लानिंग क्या है, ब्रेन है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वर्क ऑफ फंक्शन है कि कौन कैसे काम करेगा, ओके। द फंक्शंस ऑफ ब्रेन इज द ह्यूमन बॉडी, ओके। तो जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को जो है जो ब्रेन दिया होता है, ओके, और उसको हाथ पांव दिए होते हैं, तो हाथ पांव क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लानिंग क्या ब्रेन है। हाँ, जो एक इंसान होता है उसके हाथ में उसको दो पाँव होते हैं, दो हाथ होते हैं, ब्रेन होता है, ओके। तो यहाँ प्लानिंग क्या है, ब्रेन है, और ऑर्गेनाइजेशन उसके हाथ पाँव है। जो दिमाग सोचेगा वो हाथ पाँव करने वाले हैं। वैसे ही ये इसमें है, प्लानिंग जो है ब्रेन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो उसके हाथ पाँव है, ओके, जो काम करेंगे। क्या हुआ? हाँ, हाँ, तो बीच में मतलब उसको साइड में रखो, ओके। The functions of brain is a human body is to be taken the intellectual decisions while its implementation is done by various organs of the body। तो यहाँ पे जो ब्रेन सोचता है वैसे ही हाथ पाँव काम करते हैं, ओके। तो वैसे ही आपको कंपनी में जो प्लानिंग होगा उस तरह से आपको काम करना है। In the same manner, the functions of planning is in the business unit is to be taken intellectual decisions in order to implement this of decisions, distribution of work, authority, and responsibility is delegated amongst the employee of various department। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज है वो कौन है, हाथ पांव है कंपनी के, ओके। तो जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबको काम दिया गया है, और हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या काम करना है, ओके। तो यहाँ पे प्लानिंग का मतलब ये है टू ऑर्डर द इम्प्लीमेंट दिस ऑफ डिसीजंस। तो आपको जो डिसीजंस आपने लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना है, कौन क्या काम करेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अथॉरिटी भी देनी है साथ में। अथॉरिटी होगी तो ही काम बनेगा, क्योंकि जो मैनेजर है उसके हाथ में अथॉरिटी होगी, क्योंकि उसके हाथ नीचे जो एम्प्लॉय है, ओके, तो वो जैसे बोलेगा वैसे उसके हाथ नीचे के एम्प्लॉय हो काम करने वाले, तो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, ओके। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसको जो काम दिया है वो टाइम पे खत्म करना है, ओके। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या है कि जो काम करेगा वो कौन करेगा, स्टाफ करेगा, ओके। तो स्टाफ क्या है, कंपनी के हाथ पांव है, ओके। जब तक स्टाफ काम नहीं करेगा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, ओके। तो ये सारा काम कौन करेगा, स्टाफिंग करेगा। तो स्टाफिंग में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है तो उसको सैलरी मिलने वाला है, तो वो क्या होता है, तो उसको काम करवाना पड़ता है, वो काम कभी करेगा नहीं, ओके। काम नो डाउट कि वो
लॉयल ऑनेस्टी होगा तो इंसान करेगा, बट कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं उनको काम करवाना पड़ता है, ओके, वो काम करते नहीं है, ओके। तो उनको स्टाफिंग, जो स्टाफिंग में एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय क्या करते हैं, काम करते हैं, ओके। पर उनको काम आपको बोलना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, ओके, ये काम फिनिश करना है, ओके, ये टाइम पे मेरे को ये काम चाहिए, ओके, उनको बोलना पड़ता है, तब जाके वो काम हो जाता है, ओके। यस, यस। एम्प्लॉय और आर्म्स एंड लेग्स, ओके। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या, हाथ पाँव हुए। मैंने आपको पहले बताया कि जो कंपनी के एम्प्लॉय वो कंपनी के हाथ पाँव हुए, ओके। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्जी टेरी, स्टाफिंग इज कंसर्न विद एविलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मैन पावर, ओके। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी एम्प्लॉय है, ओके, तो आपको जो मैन पावर है, ओके, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और आपका जो ऑब्जेक्ट अकॉम्प्लिश करने के लिए, ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए आपका जो मैन पावर, उसको मैन पावर को लगाना है काम के पीछे, ओके, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, ओके। वेयर देयर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफ, ओके। तो जहाँ पे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे स्टाफ तो होगा ही। विदाउट स्टाफ काम होने वाला नहीं है, ओके। आपको सेल्स करना है तो आपको उसके लिए स्टाफ तो आपके पास प्रॉपर होना ही चाहिए, ओके। विदाउट स्टाफ काम काम भी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक जो ओनर है वो सारे के सारे काम कर सकता नहीं है, ओके। एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक ए मैरिज स्केलेटन, ओके। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे स्टाफिंग नहीं होगा, वो कैसा दिखेगा, वो हार्ड पिंजर जैसा, स्केलेटन होता है ना, वो हार्ड पिंजर, ओके। तो उस तरह से वो एक खोखला दिखाई देगा, ओके। जहाँ पे स्टाफिंग नहीं होगा वो मैनेजमेंट खोखला होगा, वो कुछ नहीं कर सकता, ओके। एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी है वो उसका स्टाफ ही करेगा, ओके। जैसे प्रोडक्शन है, सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो उसका जो स्टाफ है वो पूरा सब देखेगा, ओके। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद द recruitment of employees for the right position, okay, at the right time, in the right number, with the right qualification। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टाफिंग कैसे रखना है कंपनी में। एक तो पहली बात, आपको एम्प्लॉय को राइट पोजीशन देनी है, ओके। जो जिसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से उसको क्या करना है, काम देना है, ओके। उसके बाद एट राइट टाइम, ओके, एक राइट टाइम को उसको काम सौंपना है, इन राइट नंबर्स, ओके। तो एक एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, जैसे 5, 7, 10, ओके, जो भी है, ओके, विद द राइट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, वो भी आपको जांचना है, ओके। और उसके क्वालिफिकेशंस और उसके एक्सपीरियंस के बेस पे उसको काम सौंपना है। अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएगा तो आपका पूरा जो साइकिल है ब्रेक हो जाएगा। अभी वो क्या होता है कि सबको काम दिए जाते हैं, पर एक एम्प्लॉय ऐसा उसके पास क्वालिफिकेशन है पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको डिफिकल्टी बहुत हो रही है। तो वो एक एम्प्लॉय पूरा जो साइकिल है वो ब्रेक कर सकता है, ओके। तो मैनेजमेंट को ये देखना है कि आपको प्रॉपर बंदे को सिलेक्ट करना है और उसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेस पे उसको काम देना है, अदरवाइज वो काम पूरा बिगाड़ देगा। यहाँ पे एक भी इंसान जो काम नहीं करेगा तो पूरी साइकिल ब्रेक हो जाएगी, पूरा टीम का जो वर्क है वो खराब हो जाएगा, ओके। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि आपको हर एक एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन जिसके पास होगी, मैनेजर के पास होगी। और मैनेजर को पता होगा कि मेरा जो एम्प्लॉय मेरे जो हाथ काम कर रहा है, मेरे हाथ नीचे जो काम कर रहा है, वो अपने काम में कैसा है, वो उसको पता ही होगा, और उस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो, बराबर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशंस, डिसमिसल, रिटायरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो भी आपके पास एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना पड़ता है, ओके। अच्छे एम्प्लॉय इंटरव्यू क्यों होता है, कि कंपनी को जो बंदा चाहिए वो है कि नहीं, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, इसलिए इंटरव्यू लिए जाते हैं। अदरवाइज किसी को बंदे को लगा चलो भाई कल से आ जाओ, ओके, तो उसको इस तरह से ले सकते नहीं है, ओके। जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपकी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से उसका सिलेक्शन होता है। तो आपको जो क्वालिटी चाहिए, आपको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसमें है कि नहीं, इसलिए इंटरव्यू लिए जाते हैं, ओके। तो उसके बाद जो जो उसमें वो रिक्वायरमेंट्स होगी तो ही उसका सिलेक्शन होगा, ओके। जो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं, ओके। तो अभी अभी क्या होता है कि कोई जो बंदा है उसके पास क्वालिफिकेशन है तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कंपनी अपने खर्चे पे उनको बंदों को ट्रेनिंग भी देती है।
कि आपको इस किस तरह से काम करना है। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांचेस है, तो उसमें इंटर ट्रांसफर भी होता है। ओके। किसी बंदे को किसी ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज स्किल। ओके। तो वो अच्छा बंदा कर रहा है। ओके। तो कंपनी को लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये ब्रांच में सही काम नहीं हो रहा है। ओके। तो इस बंदे को भेजने से वहाँ पे काम सही हो जाएगा, ऐसा लगता है फॉर्म को। तो ट्रांसफर भी किया जाता है उसको प्रमोशन दे के। ओके। उसके बाद डिसमिसल यानी निकाला भी जाता है। अभी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रमोशन क्या होता है सर? प्रमोशन मतलब ट्रांसफर और प्रमोशन यानी दे आर इंटरलिटेड। ओके। अभी एग्जांपल कि तू यहाँ पे एक ब्रांच में काम कर रहा है। ओके। और तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी यार, देखो ध्यान में रखेगी, नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, उसका मैनेजर लेवल स्किल भी बहुत अच्छा है, अपना काम भी सही तरह से कर रहा है वो, तो तेरे को प्रमोशन दे सकती है दूसरे ब्रांच में, आपको एज ए मैनेजर, वो काम दे सकती है। ओके। हाँ डेफिनेटली बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। आपकी आपकी जवाबदारी बढ़ रही हो, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज नाउ यू आर आंसरेबल टू द मैनेजमेंट। आपको मैनेजर पूछेगा भी आप ब्रांच में आपने क्या किया, आपको सिलेक्ट किया वहाँ पे, तो आपने अपने जो अथॉरिटी आपको दी है वो अथॉरिटी यूज करके आपने कितना काम किया। बराबर है, वो कंपनी सवाल करेगी, मैनेजमेंट सवाल करेगी उसको। ओके। नाउ डायरेक्टली आंसरेबल टू द मैनेजमेंट, तो उसको आंसर देना होगा कि मैंने ये काम किया, ये काम किया। ओके। उसको बताना पड़ेगा कि कितने टाइम में मैंने इतना काम किया। ओके। तो वो होता है प्रमोशन। ओके। उसके बाद डिसमिसल यानी कंपनी आपको निकाल भी सकती है। कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप में जो क्वालिटी है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कंपनी को, कि आप काम बराबर नहीं कर रहे हो, तो कंपनी आपको निकाल भी सकती है। ओके। क्योंकि कंपनी आपको रखा क्यों है, आपको सैलरी पे कर रही है, पर आपका यूज नहीं हो रहा है कहाँ, कोई भी जगह। ओके। आपको काम सही, आपको ट्रेनिंग दी फिर भी आपको सही नहीं आ रहा है। ओके। तो कंपनी आपको निकाल सकती है। ओके। तो यानी आप में तो कुछ अभी कमाने के लिए मैं तो चलो ये बुक की बात कर रहा हूँ कि हर एक इंसान को कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि वो कमाएगा क्या फ्यूचर में, तो उसके पास एक औजार होना चाहिए कमाने का। ओके। तो वो क्वालिटी तो इंसान में लानी, क्रिएट करनी ही पड़ेगी इंसान को, कि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में तो बहुत टफ है। ओके। क्योंकि आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट अकेले को संभालने पड़ते हैं। जॉब कर रहा है तो जॉब में भी क्वालिटी होनी चाहिए। ओके। जो क्वालिटी उसमें नहीं होगी तो जॉब में उसको उसको निकाल देंगे। ओके। क्योंकि वो सही बंदा काम नहीं कर रहा है। ओके। तो कंपनी 1 महीना रखेगी, 2 महीना रखेगी, 6 महीना रखेगी, उसके बाद उसको निकाल देगी। ओके। रिटायरमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज। ओके। तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट होता है वो भी मैनेजमेंट ही करता है। ओके। और कोई बंदा है 60 पे, उसकी एज हो गई है, काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिटायर कर देंगे। और कोई बंदा 65 भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और एम्प्लॉय से भी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको रिटायर नहीं होगा। ओके। वो क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस देखती है मैनेजमेंट, क्या देखती है, एम्प्लॉय का फंक्शन देखती है कि फंक्शंस वो कितनी अच्छी तरह वो कर पा रहा है। ओके। उसके बेस पे उसका रिटायरमेंट होता है। ओके। वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज यानी मैनेजमेंट क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखता है कि वो जो काम कर रहा है उस तरह से उसको और भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे कोई कंपनी देती है अपने एम्प्लॉय को कार भी देती है, लैपटॉप देती है, मोबाइल देती है, बंगलो का रेंट देती है रहने के लिए। ओके। तो ये वेलफेयर एक्टिविटीज है। ओके। यस। तो ओके। और ट्रांसपोर्टेशन फ्री में देती है, तो वो अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखती है, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर एक्टिविटी। ओके। तो मैनेजमेंट को साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का एसेट है। ओके। जितने भी एम्प्लॉयज है कंपनी के लिए एसेट्स है। ओके। तो उसको फैसिलिटी ज्यादा देंगे तो वो जो एम्प्लॉय दूसरी जगह नहीं जाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि दूसरी जगह अच्छी उसको ऑफर मिल रही है तो वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो उसके पास क्वालिटी है ना, काम के उसके पास क्वालिटी है, उसको कोई उसकी गरज नहीं कंपनी को, उल्टी कंपनी को उसकी गरज है। ओके। तो इस तरह से काम होता है। ओके। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी बंदा जैसे उसको कुछ आता नहीं है तो उसको कोई भी जगह नहीं रखेंगे। ओके। उसको निकाल देंगे सब जगह से। बराबर है। लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो आपके में क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपको सामने वाला सहन करे। ओके। बराबर है। जो सामने वाले को प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे हो तो आपको वो निकाल देगा। ओके। Ultimately, it will leads to increase in productivity and efficiency of the organization. Staffing function studies problem related to employees. The success of any business depends on its employees. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव कौन करता है, अचीव करने में हेल्प कौन करता है, स्टाफिंग। ओके। स्टाफिंग आपका प्रॉपर नहीं है। ओके। तो आपका ऑब्जेक्ट अचीव होने वाला नहीं है। ओके। तो यहाँ पे आपको बिजनेस का सक्सेस और फेलियर आपके जो स्टाफ पे डिपेंड है, आपकी जो टीम है
टीम कैसी है। जैसे एग्जांपल कि आप क्रिकेट की बात कर लो, आप क्रिकेट तो देखते हो, ओके। तो क्रिकेट में भी क्या होता है, अच्छी टीम होगी तो ही वर्ल्ड कप में जीतेगी, ओके। अच्छी टीम नहीं होगी, 11 में सिर्फ 4 ही बंदे अच्छे हैं, बाकी 7 तो उनको लेने के लायक भी नहीं है टीम में, ओके। तो आप कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, ओके। वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, कोई भी आप मैच नहीं जीत सकते, ओके। तो आपको एक वर्ल्ड कप जीतना है, एक मैच जीतनी है, तो आपको अच्छी टीम आपके पास होनी चाहिए। वैसे कंपनी में आपके पास जो अच्छी टीम नहीं होगी, तो आप कभी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव होने वाला नहीं है, आपको लॉस ही होगा, ओके। तो आपके पास जो टीम वर्क है, वो टीम के जो मेंबर्स है, वो बहुत ही दे आर मस्ट बी एक्सीलेंट इन देयर वर्क, ओके, बराबर। तो अपने काम में वो माहिर चाहिए, ओके। At present, staffing also includes manpower planning, human resources development, evaluation of work, job analysis, etc. ओके। तो स्टाफिंग में क्या होता है कि मैन पावर का प्लानिंग करना है आपको। आपके पास स्टाफ है और मैनेजमेंट उस स्टाफ को बराबर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो मैनेजमेंट की गलती है, ओके। तो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, ओके। और जो मैन पावर है उसको किस तरह से आपको, यानी कोई भी इंसान जो एम्प्लॉय वो फ्री नहीं होना चाहिए 10 to 6 में, ओके। उसको उसके पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ओके। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टाफिंग क्या है, एक रिसोर्स है, मैनेजमेंट के पास एक रिसोर्स है, ओके। तो रिसोर्स को अच्छी तरह यूज करना है, ओके, और मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है यहाँ पे आपको, एक तो पहली बात कि आपको स्टाफिंग में उसको रखना भी है और उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इंसान कुछ सीखना चाहिए, ओके। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो उसका डेवलपमेंट भी साथ साथ में होना चाहिए, ओके। इवोल्यूशन ऑफ वर्क, ओके। तो उसका जो काम है वो आपको देखना है कि बंदा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ वर्क, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट जॉब एनालिसिस, ओके। तो वो जॉब कर रहा है, उसको जो काम दिया है उसको एनालाइज करना है कि भाई काम पूरे साल में इसने कितना काम किया, ओके। वो हिसाब से उसका प्रमोशन होगा। काम नहीं करे तो उसको निकालो, ओके, अदरवाइज प्रमोशन मत करो, उसका इंक्रीमेंट मत दो उसको, ताकि उसको पनिशमेंट मिलेगा तब वो नेक्स्ट टाइम से वो काम करेगा, ओके। क्योंकि देखो, कोई बंदा जो काम नहीं करता है तो उसके लिए एक तो उसके लिए ही खराब है, और वो कंपनी के लिए और खराब कर रहा है। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो बंदा है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो एक खुद बोझ है, ओके। समाज के लिए भी बोझ है। जो इंसान काम नहीं करता वो तो खुद का एक लिए बोझ है, बट वो पूरी सोसाइटी के लिए बोझ है, उसकी फैमिली के लिए बोझ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ओके। तो यहाँ पे हर बंदे को काम करना है, ओके। यहाँ पे हर बंदे को काम करना है ताकि वो बोझ ना बने, ओके। तो पहली बात तो अपने फैमिली के लिए बोझ बन जाएगा। कोई भी इंसान जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, वो सबसे पहले दूसरे के लिए तो बहुत दूर की बात है, बट अपनी फैमिली के लिए वो एक बोझ बन जाएगा, ओके। अभी इंडिया में क्या होता है कि जैसे जो सन है, ओके, 21 साल का, 24 साल का है, ओके। तो उसको माँ बाप जो खिलाते पिलाते 26 साल तक, ओके। तो आप देख लो कि जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल, ओके। ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल। तो जितने भी एनिमल्स है, वो कुत्ते का बच्चा है ना, वो 3 महीने में खड़ा होता है अपने पैर पे। 3 महीने तक उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, ओके। उसके बाद वो खुद अपनी रोटी ढूंढता है वो, ओके। एक इंसान का बच्चा ऐसा है कि उसको 26 साल लगते हैं। अंडरस्टैंड दिस। एक इंसान का बच्चा ऐसा है, तो उसको 25 साल लगते हैं, 26 साल लगते हैं अपने पैर पे खड़े होने के लिए। कुत्ते का बच्चा भी 3 महीने में खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, ओके। तो यहाँ पे जो भी इंसान है सबको काम करना है, चाहे वो आप एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय काम करो, चाहे आप एज ए आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, आप बिजनेस कर सकते हो, तो आप बिजनेस करो, ओके। बट बिजनेस में दो तरह के दो सिक्के हो गए, इसमें लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, ओके। सो यहाँ पे हर एक इंसान को काम करना है, ओके। नाउ डायरेक्टिंग, ओके। डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिंग यानी क्या करना है कि जहाँ पे एम्प्लॉय आपका सही काम नहीं कर रहा है, ओके, तो आपको तो नॉलेज है, आप मैनेजर हो, ओके। आपका जो एम्प्लॉय हाथ नीचे जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप सिखा सकते हो, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ओके। क्योंकि आप मैनेजर हो, आपको पता है कि काम कैसे करना है, ओके। तो आपको आपके जो एम्प्लॉयज उनको आपको एक डायरेक्शन देना है कि ये दिशा में आपको आगे बढ़ना है, ये इस तरह से काम करना है, इसके आगे बढ़ते रहो, ये काम करते रहो, ओके, बराबर। तो डायरेक्शन देने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है, ओके। तो डायरेक्शन है बेटा, वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में ले लेंगे।
तो आज के दिन इतना रखते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 मार्क का सम्स आएगा। ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ओके, ये आपको लर्न करना है किसी भी हाल में। ओके, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट है, अभी पूरे के पूरे चैप्टर्स आएंगे। प्लानिंग भी आपका एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग भी आपका एक चैप्टर है, स्टाफिंग भी आपका एक चैप्टर है पूरा, डायरेक्टिंग भी आपका एक चैप्टर है पूरा। यस यस।